हे हेलो वेलकम टू केमिस्ट्री इंटो। सो IIT एग्जाम 2022 की डेट्स रिलीज़ हो गई हैं, फॉर्म कब आएगा ये पता चल गया है। एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। कुछ सिलेबस में मॉडिफिकेशन हुआ है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सिलेबस बदल गया है, नया सिलेबस आ गया है, अब नेट और गेट लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सिलेबस को थोड़ा मॉडिफाई किया गया है, रीडिफाइन किया गया है और थोड़ा एलोबरेटेड फॉर्म में कर दिया गया है। ये सारी अफवाहों के ऊपर ये जो भी चीज़ें चल रही हैं इनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। दिस इज गोइंग टू बी डिटेल वीडियो अबाउट ऑल दिस स्टफ। सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या क्या डेट्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट डेट्स आपको जो याद रखनी है वो है 30 अगस्त से, यानी अगले महीने की लास्ट डेट में आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, फॉर्म फिलिंग करना स्टार्ट हो जाएगा। प्लीज़ एक बार फॉर्म फिलिंग का जो प्रोसीजर वगैरह है वो ध्यान से पढ़ लीजिएगा अच्छे से। आपको मेरे वीडियो के लिंक में मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे देता हूँ। आपको वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन एक ब्राउचर मिल जाएगा। उस ब्राउचर को ढंग से अच्छे से पढ़ लेना कि कैसे फॉर्म भरा जाता है। 11 अक्टूबर तक की डेट है फॉर्म भरने की, मतलब पूरा ऑलमोस्ट 1 महीना 11 दिन आपको दिया गया है फॉर्म भरने के लिए। आप आराम से फॉर्म भरिएगा। 13 फरवरी, जो कि फरवरी का सेकंड संडे होता है, यूजुअली हमेशा एग्जामिनेशन वही होता है, तो फरवरी 13 को इस बार एग्जामिनेशन होगा। 22 मार्च को रिजल्ट आएगा। सब कुछ अगर सही रहा एंड एवरीथिंग इज़ ऑल गुड, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं हुई कोरोना को लेके या कोविड-19 को लेके, तो प्रोबेबली 13 फरवरी को ही एग्जामिनेशन होने वाला। बाकी इट्स ऑल डिपेंड्स, जैसे पास में बहुत सारी चीज़ें शिफ्ट हुई हैं। फ़ीस डिटेल यहाँ पे दे दी गई है कि फ़ीमेल अगर है या SC ST PWD से अगर है तो क्या अमाउंट रहेगा, ठीक है। और अगर कोई और अदर कैटेगरी में है तो 1500 रुपये की ऑलमोस्ट 1 टेस्ट पेपर की फ़ीस है। अगर कोई 2 टेस्ट पेपर देना चाहता हो तो 2100 रुपये फ़ीस है ना। एग्जाम 2022 का जो शेड्यूल होने वाला है वो आफ्टरनून में, फोरनून और आफ्टरनून। तो हमारा जो केमिस्ट्री का पेपर होगा दैट इज़ CY, अपना कोड याद रखना, हमारा केमिस्ट्री का CY का पेपर है वो आफ्टरनून में होगा, ठीक है। यूजुअली आफ्टरनून का ही टाइम दिया जाता है केमिस्ट्री के लिए। मॉर्निंग में आपका जो फिजिक्स होता है, मैथमेटिकल साइंसेस और बायोटेक्नोलॉजी का पेपर होता है, और आफ्टरनून के सेक्शन में हमारा ये पेपर होता है। नाउ क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन वो स्टूडेंट्स हैं जो जैम 2022 का पेपर दे सकते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। क्या होगा, IIT जैम 2022 का जो पेपर होगा वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, CPT होगा, ऑनलाइन होगा पूरा। कैंडिडेट कैन अपीयर फॉर आइदर 1 टेस्ट पेपर और 2 टेस्ट पेपर बाय पेइंग एन एडिशनल फीस फॉर द सेकंड टेस्ट पेपर। आप 2 टेस्ट पेपर दे सकते हो। कुछ स्टूडेंट्स को जो होते हैं वो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का देना चाहते हैं, तो आप 2 टेस्ट पेपर दे सकते हो। कैंडिडेट्स ऑप्टिंग फॉर टू अपीयर फॉर 2 टेस्ट पेपर मस्ट इंश्योर दैट दे डू नॉट चूज टेस्ट पेपर दैट आर शेड्यूल इन द सेम सेशन। वो एक ही सेशन में अगर 2 टेस्ट पेपर हैं उनको चूज ना करें, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। पैटर्न क्या होगा, वही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, MSQ एंड न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस आएंगे। पैटर्न वही होगा जो 2021 में पैटर्न था, नहीं इस साल का जो पैटर्न था। एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट एंड मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर एडमिशन। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत बार मेरे पास मैसेजेस आते हैं कि सर हमारा 12th स्टैंडर्ड में मैथमेटिक्स नहीं था तो क्या हम IIT जैम का पेपर दे सकते हैं। देखिए, पेपर कोई भी दे सकता है। अगर आपका केमिस्ट्री है, अगर आपके ग्रेजुएशन में आपने केमिस्ट्री पढ़ाई किया है और लास्ट सेमेस्टर तक आपने अगर केमिस्ट्री ले रखी है, मतलब जरूरी नहीं सिर्फ केमिस्ट्री होनी चाहिए, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनके लास्ट में केमिस्ट्री और फिजिक्स भी होती है, और जो ऑनर्स वगैरह कर रहे होते हैं उनके पास 2 सब्जेक्ट होता है। बट मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है कि लास्ट सेमेस्टर तक आपके पास केमिस्ट्री होनी चाहिए। तो जो सब्जेक्ट आपके पास लास्ट सेमेस्टर तक होगा आप उस सब्जेक्ट का जैम का पेपर दे सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। बस एडमिशन करते समय कहीं कहीं पे तकलीफ क्या होती है, एडमिशन के टाइम पे जब आप जैम का रिजल्ट आ जाएगा 22 मार्च को, है ना, 22 मार्च को रिजल्ट आने के बाद जब आप एडमिशन लेने जाते हो तो कुछ इंस्टीट्यूट्स होते हैं जैसे IIT स्पेशली, वो आपका 12th में मैथमेटिक्स कंपलसरी मांगती हैं। तो पेपर देने तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेपर तो कोई भी बच्चा जो ग्रेजुएशन में वो दे सकता है। एडमिशन के टाइम पे प्रॉब्लम आएगी। तो एडमिशन की एक मिनिमम क्राइटेरिया है, जब आप एडमिशन लेने जाओगे उस समय आपका 55% एग्रीगेट होना चाहिए। CGPA निकाल लो या CPI, जो भी आप निकालते हो, राउंड ऑफ नहीं करना चाहिए। टेक इनटू अकाउंट ऑल द सब्जेक्ट इंक्लूडिंग लैंग्वेजेस एंड सब्सिडरी ऑल ईयर कंबाइंड, सारे ईयर का ऑल ईयर्स कंबाइंड सब कुछ मिला के आपका 55% होना चाहिए, या 5.5 आउट ऑफ 10 फॉर जनरल OBC, और जनरल OBC के लिए, और जो SC ST या उसमें है उनके लिए 50% होना चाहिए। तो यही सिर्फ एक क्राइटेरिया है, यहाँ कहीं पर भी मैथमेटिक्स नहीं लिखा है। तो बिना मैथमेटिक्स के भी आप पेपर दे सकते हो। अच्छा, इसके अलावा बता दूं और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे NITs हैं, IISERs हैं, IISc हैं। ये कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं इनमें से जो शायद मैथमेटिक्स नहीं मांगते, और हर IIT मैथमेटिक्स नहीं मांगती हैं। 2-3 IITs हैं जिसमें आपका मैथ्स नहीं है 12th स्टैंडर्ड में तो भी चलेगा। और अगर मान लीजिए आप मैथ्स देना चाहते हो तो आप NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से मैथमेटिक्स का पेपर अभी से दे के रखो, ठीक है, अभी से दे दो। आपका ग्रेजुएशन पास हो गए हो और 55% से आप पास हो गए हो, इसका प्रूफ आपको 30 सितंबर 2022 यानी नेक्स्ट ईयर के सितंबर तक आपको सबमिट करना होता है। प्रूफ ऑफ हैविंग पास द क्वालिफाइड डिग्री विद द रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी एज स्पेसिफाइड द एडमिटिंग इंस्टीट्यूट शुड बी सबमिटेड बाय 30 सितंबर 2022। तो आपको टाइम दिया जाएगा। ऑब्वियस ही बात है, जब जैम का पेपर होगा तब तो बहुत सारे यूनिवर्सिटी में तो एग्जाम भी नहीं हुए होंगे। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आता है एग्जामिनेशन सिटीज़ एंड टाउन। यहाँ पे आपको एक लिस्ट बना के दी हुई है उन्होंने, कहाँ कहाँ पे एग्जामिनेशन होने वाला है। ये सिटीज़ निकाली भी जा सकती हैं और ऐड भी की जा सकती
सकती हैं, डिपेंड करता है, ठीक है। इन्होंने नोट में यहाँ लिख दिया, मेंशन कर दिया, तो आप इसमें से अपनी सिटी देख लीजिएगा कहाँ पे आप दे सकते हो। जैसे आई कैन सी कोलकाता ओवर ईयर, आई कैन सी पटियाला, आई कैन सी धनबाद, गोवा, गुवाहाटी, हासन, हिसार, ओके। तो आप अपने हिसाब से जो भी सिटी में आप देना चाहते हो फॉर्म भरते समय इसको ले लेना। अब बात करते हैं सबसे हाइप चीज़ की कि सिलेबस बदल गया, सिलेबस बदल गया। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं 2 ईयर का सिलेबस कंपेयर करने वाला हूँ, 2021 का सिलेबस और 2022 का सिलेबस, और हम देखेंगे कि क्या डिफरेंस आया। सिलेबस के बारे में बताऊँ इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। मैं हमेशा से ये कहते आया हूँ, मैं अनअकैडमी पे भी पढ़ा रहा हूँ, वहाँ पर भी मैं स्टूडेंट्स को एक ही चीज़ कहता हूँ कि देखिए, जो बच्चा पढ़ाई करता है वो ये नहीं कहेगा कि ये क्वेश्चन कहाँ का है। मैंने हमेशा ये चीज़ में बिलीव किया है कि जब भी आप जैम का पेपर देते हो तो जैम के पेपर में 50% क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो जेई लेवल के उठाए जाते हैं, जेई लेवल के होते हैं। क्योंकि जेई मेंस का जिसने ढंग से तैयारी करा है, मेंस और एडवांस, वो ये नोटिस करेगा कि जैम के सिलेबस में 50% क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जो 11-12 में, 11-12 नहीं बात कर रहा हूँ मैं, स्टेट बोर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जेई मेंस और एडवांस की बात कर रहा हूँ, एक्चुअल जेई मेंस और एडवांस की। 30% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप लोगों ने शायद ग्रेजुएशन में आके उन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा होता है और वो ग्रेजुएशन के कॉन्सेप्ट्स पे डील करते हैं। और 20% क्वेश्चन हमेशा ऐसे होते हैं जो, देखो अब एक प्रॉब्लम है, ग्रेजुएशन का हर यूनिवर्सिटी का सिलेबस अलग अलग होता है। जैसे मुंबई यूनिवर्सिटी में मैंने जब मास्टर्स ग्रेजुएशन करी थी 2015 में, तो हमारे यहाँ क्वांटम केमिस्ट्री का एक टॉपिक हुआ करता था ग्रेजुएशन में, और उसमें हमें सिर्फ पॉस्टुलेट्स के नाम पे थोड़ा बहुत दे दिया था, कुछ डिटेल नहीं था, ऑपरेटर्स के बारे में 2-4 लाइन दे दी थी। अब वहीं पे अगर आप बंगाल यूनिवर्सिटी को देखो, कोलकाता यूनिवर्सिटी को देखो, या बाकी और किसी यूनिवर्सिटी को देखो, तो हो सकता है वहाँ पे क्वांटम केमिस्ट्री बहुत वास्ट और एडवांस हो। अब जो बच्चा मुंबई यूनिवर्सिटी का जब जैम का पेपर देने बैठेगा और जब वो देखेगा कि अरे ये तो क्वांटम का क्वेश्चन आया सर, ये तो एमएससी का क्वेश्चन है, उसे लगेगा वो क्वेश्चन एमएससी का है, क्योंकि उसने वो ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ा है। ऑन दी कॉन्ट्ररी, अगर आप कोई बंगाल का स्टूडेंट अगर उसको देखेगा, या कोई मान लेते हैं साउथ का कोई स्टूडेंट उसे देखेगा, या पुणे का कोई स्टूडेंट देखेगा जिसने शायद ग्रेजुएशन में ही क्वांटम केमिस्ट्री को पढ़ लिया हो काफ़ी हद तक, तो उसके लिए तो वो क्वेश्चन ग्रेजुएशन का लगेगा। तो किसी क्वेश्चन पे टैग नहीं लगा होता है कि ये क्वेश्चन बीएससी का है, एमएससी का है। हाँ, ये ज़रूर होता है कि कुछ कुछ कॉन्सेप्ट हम ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट हम मास्टर्स में पढ़ते हैं। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके पास होनी चाहिए। जैसे 50% क्वेश्चन जैम में ऐसे आते हैं जो जेई के लेवल के होते हैं, जिनको हम वहाँ से जेई की जो मेंस और एडवांस की पढ़ाई में हम करते हैं। 30% होते हैं जो आपके बीएससी लेवल के होते हैं, 20% होते हैं जिनको मैं कह सकता हूँ कि भैया ठीक है, ये टॉपिक जो है ना एमएससी में डिटेल में पढ़ाया जाता है, ग्रेजुएशन में उतना नहीं है। तो एक्चुअल सिलेबस को अगर मैं कहूँ, इस साल का जो सिलेबस है उसमें क्या चेंजेस आया, ऐसा कोई चेंजेस नहीं आया, कोई बहुत सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आया। जिस तरीके से बच्चे डर रहे हैं कि बाप रे अभी तो नेट और गेट के क्वेश्चन आएंगे। एक और बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ, जब सरकार ये कह रही है कि गेट का पेपर अब ग्रेजुएशन का बच्चा भी दे सकता है, जो गेट का पेपर पहले एमएससी में अपीयरिंग स्टूडेंट ही दे सकता था, अब जब वो बीएससी का बच्चा भी दे सकता है, इनडायरेक्टली तो आपको गेट की पढ़ाई वैसे भी करनी है। अब जब आप कोई टॉपिक पढ़ते हो तो आप ऐसे थोड़ी ना पढ़ते हो कि नहीं मैं इतना ही पढ़ूंगा और इतना नहीं पढ़ूंगा। और कुछ कुछ टॉपिक्स होते हैं जो सिलेबस में मेंशन नहीं होते हैं, बट फिर भी हमें उन्हें पढ़ना पड़ता है, क्योंकि उसके बिना आप आगे की चीज़ नहीं पढ़ सकते। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सिलेबस का एनालिसिस। सीधे के 2021 में, इससे पहले आपको एक टॉपिक हुआ करता था बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, जिसमें मैक्सिमा, फंक्शन, मिनिमा, इंटीग्रल, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर्स एंड मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट्स, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी थ्योरी हुआ करती थी। अब ये पूरा पार्ट 2020 में हटा दिया है। मतलब ऐसा नहीं हटा दिया, आप देखो ये बहुत स्मार्ट काम बताता हूँ मैं आपको इन्होंने क्या किया। ये हटाया नहीं है, इसके कुछ कुछ टॉपिक्स को उठा के कुछ कुछ टॉपिक्स में डाल दिया। जैसे एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी को आप किसी और टॉपिक में देखोगे, और डिफरेंशियल इक्वेशंस को आप कहीं देखोगे, वेक्टर्स एंड मैट्रिसेस को आप कहीं देखोगे। तो अलग से जो एक टॉपिक था बेसिक मैथमेटिकल, अब ऐसा नहीं है कि मैथमेटिक्स नहीं पढ़ेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं पढ़ेंगे तो जैम का पेपर दे देंगे। अरे भाई, जब तक ये नहीं पढ़ोगे आप थर्मोडायनामिक्स नहीं पढ़ पाओगे, ये नहीं पढ़ोगे आप काइनेटिक्स नहीं पढ़ पाओगे। तो पढ़ना आपको है, बस अलग से उस पर कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, समझा। पहले हुआ करता था एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, 2021 तक एक अलग से टॉपिक हुआ करता था, जिसको अभी यहाँ बढ़ा के इतना लंबा चौड़ा कर दिया है। अब क्या चेंज आया है, बच्चे बोल रहे हैं सर सिलेबस में ऐड हो गया, मास्टर्स लेवल का आ गया, नेट गेट लेवल का आ गया। कुछ नहीं आया। देखो पहले फंडामेंटल पार्टिकल्स हुआ करते थे, मतलब एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स के बारे में, बोहर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम, बोहर्स थ्योरी हाइड्रोजन लाइक जो 11-12 में हम लोगों ने पढ़ा है, वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन। अब देखो यहाँ स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन सिर्फ दे दिया था और कुछ नहीं बोला था, एक स्टेटमेंट, एक वर्ड दे दिया था। अब आप पढ़ो, आप कितना पढ़ सकते हो। क्वांटम नंबर्स, एनएलएमएस के बारे में आपको डिटेल में पूछा था और इसके ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चन बनते भी थे। आपने देखा होगा विच ऑफ देम इज राइट, विच ऑफ देम इज रॉन्ग, इसके ऊपर क्वेश्चन बनते थे। शेप्स ऑफ ऑर्बिटल, एसपीडीएफ के बारे में आपको पढ़ना होता था, किस ऑर्बिटल का शेप क्या है, कहाँ है, ऑर्बिटल एंगुलर नोड क्या होता है। हंस रूल दे दिया था, पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ सिंपल होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल, ये सब था। अब मुझे बताओ, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड मॉलिक्यूलर्स, यहाँ क्वांटम केमिस्ट्री के लिए सिर्फ एक वर्ड दे दिया था, स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन। सिर्फ इसी को हम क्वांटम समझ के चलते थे और यही क्वांटम माना जाता था। अब इसी चीज़ को उन्होंने डिटेल में डिस्क्राइब कर दिया। अब उन्होंने क्या कह दिया, आपको प्लैंक बॉडी रेडिएशन पढ़ना है,
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ना है, बोहर थ्योरी पढ़ना है, डी ब्रॉगली पोस्टुलेट, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब भाई देखो, जो इंसान एटॉमिक स्ट्रक्चर 11-12 में पढ़ के आया होगा उसने देखा होगा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वहाँ पढ़ाया जाता है। आइंस्टाइन का जब पार्टिकल नेचर पढ़ाया जाता है इलेक्ट्रॉन का, तो वहाँ जब पार्टिकल ड्यूअलिटी जो पढ़ाई जाती है, ये है ना वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी, तब उस समय वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ाया जाता है। बोहर्स थ्योरी हमने पढ़ी है, डी ब्रॉगली पोस्टुलेट नॉर्मल है, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी हमने 11-12 में पढ़ा है। अब स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन जो पहले सिर्फ क्वांटम का यहाँ इतना एक स्टेटमेंट दे दिया था और क्वांटम नंबर्स, उसको अब इन्होंने क्या कर दिया, एलोबरेट कर दिया। क्या बोल दिया, आपको स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन बताना है, पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स बताना है, नॉर्मलाइज और ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन बताना है, उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होता है, सिग्निफिकेंस ऑफ साई स्क्वायर क्या होता है, ऑपरेटर्स क्या होता है, पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स क्या होता है, रेडियल एंड एंगुलर वेव फंक्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, परफेक्ट। अब सी देखिए, ये सारी चीज़ यहाँ नहीं थी तो लोगों को लग रहा है कि नया ऐड हो गया है, सिर्फ कुछ नया नहीं ऐड हुआ है। आप जब क्वांटम पढ़ना स्टार्ट करोगे लाइफ में पहली बार, तो ये सारी चीज़ें पढ़े बिना तो आप क्वांटम पढ़ ही नहीं सकते। ऐसा थोड़ी ना कि डायरेक्ट आपको मैं स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन लिखूंगा, देखो बेटा ये साई स्क्वायर वाला ये फार्मूला हो गया, ठीक है, H क्रॉस साई इज इक्वल टू ई साई, है ना, ये हो गया फार्मूला। जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको अगर मुझे ये सब पढ़ाना है तो मुझे आपको बताना भी पड़ेगा कि सिग्निफिकेंस क्या है, ऑपरेटर क्या है, पार्टिकल इन वन डायमेंशन क्या है। तो सिर्फ एलोबरेट किया है, जो सिर्फ एक स्टेटमेंट में था उसको एलोबरेट कर दिया, तो कुछ नया ऐड नहीं हुआ है। अगर ये मास्टर्स लेवल का होता तो इसमें परटर्बेशन थियरी आती, वेरिएशन थियरी आती, इसके अंदर हक्कल्स रूल आता, ना जाने इसके अंदर क्या क्या ऐड किया जाता, तब मैं कहता कि मास्टर्स लेवल का या बहुत एडवांस लेवल का ऐड कर दिया। ये वही सिलेबस है, सिर्फ अब क्या कर दिया है कि जो बच्चे पहले ये नहीं समझ पाते थे कि स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन में कितना पढ़ना है, अब उन्होंने स्प्लिट करके अच्छे से बता दिया, देखो भैया इतना इतना पढ़ना है। तो जो सेल्फ स्टडी करने वाले बच्चे थे उनके लिए आसानी हो गई है ये समझने में कि उन्हें क्या क्या पढ़ना है। अब देखो यहाँ पे सिर्फ 1 डायमेंशन के बारे में दिया, 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन के बारे में इन्होंने मेंशन नहीं किया है, फिर भी आप पढ़ के जाइएगा। क्यों? क्योंकि आप गेट की तैयारी कर रहे हो, तो अब ऐसा तो नहीं करोगे नहीं सर हम 1 डायमेंशन ही पढ़ेंगे, 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन नहीं पढ़ेंगे। गेट का पेपर तो आप देने वाले, वो भी फरवरी में ही होने वाला है, तो आप 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन भी थोड़ा बहुत पढ़ के जाइएगा, 2-4 लाइन आगे चले जाओगे तो वो भी खत्म हो जाएगा। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ मेंशन था, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के नाम पे फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा, डिस्ट्रीब्यूशन मैक्सिमा मिनिमा बताना है, ठीक है। एनर्जी स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एंड एटम, वो लाइमन बाल्मर पाशन ब्रैकेट पीफंड वगैरह के बारे में, शेप ऑफ SN/PD ऑर्बिटल, यहाँ देखो इन्होंने बोला था शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है, पॉलिस एक्सक्लूजन मैक्सिमम, अरे सब कुछ तो सेम है, सिर्फ बीच वाले स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन को एलोबरेट कर दिया, यानी क्वांटम में क्या पढ़ना है वो दे दिया। तो जो एम्बिग्विटी रहती थी हमेशा बच्चों के दिमाग में वो उन्होंने हटा दी है। क्लियर है? आगे चलते हैं। सी देखिए पहले आया करता था थियरी ऑफ गैसेस और सॉलिड स्टेट, थियरी ऑफ गैसेस 2 लाइन में, सॉलिड स्टेट 2 लाइन में, तो बच्चे हमेशा कंफ्यूजन में रहते थे पढ़ना कितना है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब आप सॉलिड स्टेट पढ़ते थे तो क्रिस्टल्स एंड क्रिस्टल सिस्टम, तो उसमें तो सब कुछ पढ़ते थे, BCC FCC, उनका पैकिंग एफिशिएंसी, उनकी वॉइड्स क्या क्या होती है। एक्सरे जब आप पढ़ते थे तो ब्रैग्स इक्वेशन उसके अंदर आ जाता था, है ना, कहीं और ब्रैग्स इक्वेशन लिखा नहीं है पर हमें पता है ब्रैग्स इक्वेशन, मिलर इंडाइसेस सब पढ़ना पड़ेगा, इसके बिना तो आप सिर्फ एक्सरे नहीं पढ़ सकते थे। तो जो 2021 तक का सिलेबस था जो ब्राउजर में था वो काफ़ी कंडेंस था, अब उसी को एलोबरेट करके इन्होंने क्या कर दिया, देखो आप सॉलिड स्टेट देखो, यूनिट सेल पढ़ना है, मिलर इंडाइसेस पढ़ना है, क्रिस्टल सिस्टम, ब्रेविस लटाइसिस, एलिमेंट्री एप्लीकेशन ऑफ, हाँ ये एक नया पार्ट आ गया है, आप कह सकते हो एलिमेंट्री एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स टू क्रिस्टल सिस्टम। अभी कोई बहुत बड़ा पार्ट नहीं है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि बाप रे MSc लेवल का 15-20 पेज का कॉन्सेप्ट है ये हार्डली छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आपको सिर्फ वेक्टर्स लगा के बताना है, ये बहुत सिंपल है, इट्स नॉट अ वेरी बिग एडिशन, ठीक है। एक्सरे डाइफ्रैक्शन जो यहाँ पे सिर्फ एक्सरे लिखा जाता था, ब्रैग्स लॉ जो यहाँ मेंशन नहीं था, अब ब्रैग्स लॉ भी डाल दिया ताकि आपके लिए सिंप्लीफिकेशन कर दिया कि आप लोग ये जो रायता फैलाते हैं लोग कि पता नहीं क्या क्या सिलेबस में ऐड हो गया, ये सिंप्लीफाई कर दिया। स्ट्रक्चर ऑफ NaCl, सीजियम क्लोराइड KCl, पहले सिर्फ NaCl और KCl लिखा जाता था तो बच्चे सिर्फ वही पढ़ के जाते थे, अरे सर सिलेबस में तो इतना ही है, हम स्पीनियल क्यों पढ़े, एंटी फ्लोराइड फ्लोराइड स्ट्रक्चर क्यों पढ़े, टिटेनियम ऑक्साइड क्यों पढ़े, डायमंड क्यों पढ़े, क्योंकि तो सिलेबस में नहीं है। तब उन्होंने बोल दिया भैया देखो सब पढ़ना है, और मैं अभी भी कह रहा हूँ ये सिलेबस भी काफ़ी कंडेंस्ड है, मतलब इसमें भी अभी भी डिटेल में दिया है। जब आप स्ट्रक्चर्स पढ़ना स्टार्ट करते हो तो आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर्स पढ़ने पड़ते हैं, समझ में आ रहा है, वो गेट में आएंगे तो NaCl है, सीजियम क्लोराइड है, KCl है, डायमंड है, ग्रेफाइट है, इनका स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए। क्लोज पैकिंग इन मेटल एंड मेटल कंपाउंड्स, क्लोज पैकिंग किसे कहते हैं, FCC, CP, CCP, HCP, ठीक है। सेमीकंडक्टर्स के बारे में, इंसुलेटर के बारे में, डिफेक्ट इन क्रिस्टल, लैटिस एनर्जी, आइसोमॉर्फिज्म, हीट ऑफ कैपेसिटी ऑफ सॉलिड, तो इससे सिलेबस सेम है, तो चेंजेस है क्या, वो एक वेक्टर वाला एक छोटा सा टॉपिक एक्स्ट्रा ऐड कर दिया जो कि बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, वो कॉन्सेप्ट में ही खत्म हो जाता है, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट इज ऑलमोस्ट सेम विद फ्यू एक्स्ट्रा एडिशन, जो यहाँ कंडेंस था उसी को यहाँ एलोबरेट कर दिया है। तो और ये सारी चीज़ें तो बेसिक चीज़ें होती हैं। अगर आप मेरे एप्लीकेशन पे जाओगे, मैंने सॉलिड स्टेट का एंटायर कोर्स बनाया हुआ है, एंटायर कोर्स ऑन सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री। उस सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में मैंने ये सारे टॉपिक अपार्ट फ्रॉम दिस इवन नेट गेट लेवल का भी मैंने सब कुछ कवर किया हुआ, आपको वो पूरा मैं डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। तो आपको अगर एंटायर सॉलिड स्टेट डिटेल में पढ़ना है, बेसिक से पढ़ना है, स्टार्टिंग फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड के JEE से उठा के
अगर आपको मास्टर्स लेवल तक कवर करना है तो आपको मेरे एप्लीकेशन पे सारी पूरी प्लेलिस्ट उसकी मिल जाएगी। अगला आता थ्योरी ऑफ गैसेस। सी थ्योरी ऑफ गैसेस में पहले इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर आइडियल एंड नॉन आइडियल, वैन डर वाल इक्वेशन, ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अब देखो KTG अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ऐसे लोग बोलते थे सर KTG तो जैम में आता ही नहीं है, KTG तो जैम में आता ही नहीं है। अरे भाई किसने कहा नहीं आता? ये देखो इसमें तो KTG अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है। अब उसी चीज़ को उन्होंने इस बार एलोबरेट कर दिया। उन्होंने बोल दिया है काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ गैस, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कोलिजन डायमीटर, मीन फ्री पाथ एंड विस्कोसिटी ऑफ गैस, ये सब KTG का पार्ट है। ये सब KTG में पढ़ाया जाता है, नथिंग न्यू इन दिस। बस उस एक वर्ड को इन्होंने अब एलोबरेट कर दिया है। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज, वी एवरेज, वी RMS, ठीक है, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ हीट कैपेसिटी। हाँ, ये पूरा KTG का पार्ट है। अब आइडियल गैसेस, डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, वैन डर वाल इक्वेशन, क्रिटिकल स्टेट, लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट, ये सब गैसेस के बारे में आ जाता है। तो KTG और थियोरी ऑफ गैसेस। अब देखो मैं इसमें भी बताता हूँ, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ तो मेंशन नहीं है, तो हमें नहीं पढ़ना है क्या? मेरे भाई जब तक तुम बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ नहीं पढ़ लोगे तो आइडियल गैस इक्वेशन कैसे समझेगा? तो बाय डिफॉल्ट वो तो पढ़ना ही पढ़ना है। अब ऐसे अगर मैं एक एक सब टॉपिक भी मेंशन करने लगूँ तो मेरे को लग रहा है सिलेबस के ही 20-25 पेज का तो सिलेबस चला जाएगा। तो जब कोई एग्जामिनेशन का सिलेबस बनता है तो काफ़ी कंडेंस होता है। ये टॉपिक है, इसके आसपास का आपको सब पढ़ना है। मेन मसाला बता देते हैं और उसके आसपास का जो मसाला होता है वो भी आपको पढ़ना है। तो इवन तो यहाँ मेंशन नहीं है पर यू मे एक्सपेक्ट देयर मे बी अ क्वेश्चन, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ पे आपको पढ़ना पड़ेगा, डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर पढ़ना पड़ेगा। तो इवन दो कुछ चीज़ें यहाँ मेंशन नहीं है पर इन सब चीज़ों को पढ़ने के लिए उनकी ज़रूरत पड़ती है। अब एक नया एडिशन जो मुझे यहाँ लग रहा हुआ है, एक नया एडिशन जो मैं मानता हूँ कि यस इस बार के सिलेबस में इसको नया ऐड किया है, वो है लिक्विड स्टेट। सी अब तक हम लोग लिक्विड स्टेट नहीं पढ़ते थे, सॉलिड और गैस पढ़ते थे। हम लिक्विड को फिजिक्स में पढ़ा करते थे, ठीक है। सॉलिड्स, फ्रिक्शन इन सॉलिड्स एंड लिक्विड करके हमको 12th स्टैंडर्ड में NCERT की किताब अगर आप खोलोगे वहाँ पे आपको दिखेगा ये फ्रिक्शन इन सॉलिड्स एंड लिक्विड करके एक टॉपिक हुआ करता था। तो ऐसा नहीं है कि ये नया टॉपिक है। देखो इसमें मैं बताता हूँ, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर। अरे ये तो हम लोग सोल्यूशन कॉलिगेटिव में पढ़ते थे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का स्टार्टिंग पॉइंट यही होता है जो हम पढ़ते थे। उसके बाद में सरफेस टेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एंड देयर एप्लीकेशन। सी ये सब फिजिक्स में आपने पढ़ा है, तो कुछ नया नहीं है। ये मास्टर्स या नेट लेवल का, गेट लेवल का कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट ऑन सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, लेमिनार फ्लो, विस्कोसिटी क्या होता है, कैसे लेयर बाय लेयर आता है, वो ईटा किसको कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी किसे कहते हैं, ये सब आपने पढ़ा है। बस इस बार ये नया ऐड कर दिया गया। ऐसा तो नहीं है कि ये सब चीज़ें आपने पहले कभी देखी ही नहीं है। मैं उसे मास्टर्स लेवल का कॉन्सेप्ट मारता हूँ जो आपने आज तक देखा ही ना हो, जो मास्टर्स लेवल पे पढ़ाया जाता हो। ये सब NCERT से अगर आप पढ़ोगे, लिक्विड स्टेट पूरा आप NCERT से पढ़ लेना, आपका पूरा कवर हो जाएगा। ये सारी चीज़ें उसमें कवर हो जाएंगी, मैक्सिमम तो चीज़ें कवर हो जाएंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए एक बड़ा लोगों ने मेरे को स्टेटमेंट दिया, बच्चे कह रहे थे सर थर्मोडायनामिक्स तो एडवांस कर दिया, एकदम एडवांस लेवल का थर्मोडायनामिक्स डाल दिया है, पूछो ही मत क्या बवाल मचा दिया। कुछ नहीं हुआ है। पहले जो थर्मोडायनामिक्स था, केमिकल थर्मोडायनामिक्स, उसमें मेन वर्ड्स उन्होंने लिख दिए थे, जैसे रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, फर्स्ट लॉ, एप्लीकेशन टू आइडियल नॉन आइडियल गैसेस, थर्मोकेमिस्ट्री, सेकंड लॉ, एंट्रोपी, फ्री एनर्जी, क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी, मेन। अब मुझे एक बात बताओ, ये सब पढ़ते समय कहीं पे आइसोथर्मल, आइसोबेरिक, CP/CV के बारे में बताया है क्या, पार्शियल डेरिवेटिव्स के बारे में बताया है क्या? तो हम ये एक्सपेक्ट करते थे कि भैया ये सब चीज़ें पढ़नी है तो इनके पीछे का बैकग्राउंड भी आप पढ़ के आइए। स्टार्टिंग फ्रॉम सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ये सब आपको आना चाहिए। एंट्रोपी क्या होता है, थर्मोकेमिस्ट्री अपने आप में इतना बड़ा टॉपिक है, इसमें दुनिया भर की एंथैल्पीज आती हैं। अब बताइए क्या क्या पढ़ोगे। अब उसी चीज़ को यहाँ उन्होंने एलोबरेट कर दिया। स्टार्ट किससे किया, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, एग्जैक्ट एंड इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल, जो यहाँ पहले नहीं था। अरे पर वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी से तो आप स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन पता करते हो। इस पर तो मैंने यूट्यूब पे भी वीडियो बनाया हुआ है। पार्शियल डेरिवेटिव्स, सी इवन दो आपको यहाँ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट कैंसिल हुआ पर पार्शियल डेरिवेटिव, डिफरेंशियल इक्वेशंस अब आपको यहाँ पढ़ना ही पड़ेगा थर्मोडायनामिक्स में, तो उसके बिना तो आप थर्मो समझ नहीं पाओगे। उसके बाद यूलर्स रेसिप्रोसिटी, ये भी इंपॉर्टेंट है। साइक्लिक रूल, अब ये यूलर्स रेसिप्रोसिटी और साइक्लिक रूल ये कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। ये नॉर्मल थर्मोडायनामिक्स पढ़ते समय जब आप BSc लेवल की पढ़ ही रहे हो तो ये दो टॉपिक्स को पढ़ने में कोई बहुत टाइम नहीं चला जाएगा। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, अब इन्होंने मेंशन किया है क्या, एडियाबैटिक या आइसोथर्मल, तो हमें दोनों पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद लॉस ऑफ थर्मोडायनामिक्स, पहले यहाँ पे सिर्फ कह दिया था फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ, अब सिर्फ लॉस लिख के छोड़ दिया है। अब उसमें 0th लॉ भी, फर्स्ट लॉ भी, सेकंड लॉ भी, थर्ड लॉ भी, सब पढ़ना है। उसके बाद थर्मोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनामिक फंक्शंस सच एज एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिव्स फ्री एनर्जी, देयर प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन। सी चीज़ें वही हैं, एलोबरेटेड हैं। इज देयर समथिंग न्यू?
ओके, पार्शियल मोलार क्वांटिटीज़। अच्छा, अब बहुत सारे बच्चों का ये भी कहना है सर ये पार्शियल मोलार क्वांटिटीज़ तो नया आ गया। भाई अगर आपने सच में जैम की पढ़ाई अगर करोगे ना तो ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती। पार्शियल मोलार क्वांटिटी, गिब्स गिब्स इक्वेशन, ठीक है, गिब्स गिब्स इक्वेशन, केमिकल पोटेंशियल एंड एप्लीकेशन, ये नॉर्मल है। इवन तो यहाँ मेंशन नहीं था 2021 तक, बट वो पढ़ना ही था बाय डिफ़ॉल्ट, वो पढ़ना ही पड़ता है, बिकॉज दैट इज़ इंक्लूडेड। तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं कल को कहता हूँ तो मैं बुक रीड करनी है तो बाय डिफ़ॉल्ट ABCD आनी चाहिए। तो यहाँ वो मेंशन नहीं थी, तो यू कैन नॉट से कि बहुत एडवांस लेवल का सिलेबस में मॉडिफिकेशन आ गया। सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ एलोबरेट कर दिया गया। अगला है केमिकल एंड फेज इक्विलिब्रियम। इसके ऊपर तो इतना बहस होता है मेरी बच्चों के साथ, 2-3 साल से है। अनअकैडमी में भी बच्चे करते हैं, सर आयोनिक इक्विलिब्रियम तो सिलेबस में नहीं है, क्यों पढ़ें? सॉल्यूशन क्वालिटेटिव तो सिलेबस में नहीं है, क्यों पढ़ें? केमिकल इक्विलिब्रियम है, नहीं है, फेज रूल है बस। अरे भाई, पर अगर आप ध्यान से देखें, पहले देखिए क्या लिखते थे, लॉज ऑफ मास एक्शन, ये केमिकल इक्विलिब्रियम है, KP KC KN, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन, ये हो गया आपका केमिकल इक्विलिब्रियम। फिर pH, बफर, सोल्यूशन, हाइड्रोलिसिस, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ये हो गया आपका आयोनिक इक्विलिब्रियम। अब आयोनिक इक्विलिब्रियम पढ़ना है तो केमिकल आना चाहिए, केमिकल आएगा तो लीच एटलिस्ट प्रिंसिपल भी आना चाहिए, उसके अंदर इक्विलिब्रियम क्या होता है आना चाहिए, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, KP KC KX KN कैसे लिखते हैं आना चाहिए। तो डू आई नीड टू राइट द एंटायर इंडेक्स ऑफ दैट चैप्टर? मैंने वर्ड लिख दिया ना, आप समझ लो। फिर यहाँ फेज इक्विलिब्रियम स्टार्ट हो गया। आप देखो फेज इक्विलिब्रियम में भी उन्होंने कह दिया ना, फेज रूल, एप्लीकेशन, 1 कंपोनेंट 2 कंपोनेंट एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सी, अलग से सॉल्यूशंस नहीं दिया है, पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दिया। और सॉल्यूशंस की जरूरत कहाँ पड़ेगी? अगर केमिकल और आयनिक पढ़ना तो सॉल्यूशन आना चाहिए, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी वगैरह। तो भैया इनडायरेक्टली ये जो यूनिट था, इसमें सॉल्यूशन, इसमें कॉलिगेटिव, इसमें इक्विलिब्रियम, तीनों इक्विलिब्रियम, केमिकल, फिजिकल एंड आयनिक, सब कवर हो रहा था। उसी चीज़ को इस साल के सिलेबस में एलोबरेट कर दिया। लॉ ऑफ मास एक्शन बताने की ज़रूरत है क्या? केमिकल पढ़ रहे तो लॉ ऑफ मास एक्शन आना चाहिए, KP KC KX KN, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, एक लीच एटलिस्ट प्रिंसिपल, आयनिक इक्विलिब्रियम, सोल्यूशन, pH, बफर सोल्यूशन, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। उधर नहीं था सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, सिर्फ हाइड्रोलिसिस था, अब सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो वहाँ था। अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज़, जब आप सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पढ़ते हो ना, अब मैं आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ा रहा हूँ अपने ऐप पे, केमिस्ट्री अनटोल्ड का जो ऐप है वहाँ पे मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा दिया है, सोल्यूशन कॉलिगेटिव पढ़ा दिया है, आयनिक इक्विलिब्रियम मेरा चल रहा है, और इतने डिटेल में पढ़ा रहा हूँ जो शायद यहाँ पर भी नहीं होगा। इतनी डिटेल में मैंने वहाँ पे चीज़ों को कवर किया थ्योरेटिकल बेसिस पे। मैंने वहाँ पे मतलब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पे तो मैंने 4 से 5 वीडियो बनाए, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस तक मैंने वहाँ पे पढ़ाया, ग्रुप एनालिसिस, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4 एनालिसिस कैसे करते हैं, क्या बेसिक्स होता है, प्रेसिपिटेशन कब बनता है, KP क्या होता है, KIP क्या होता है, आयनिक प्रोडक्ट क्या होता है, सारी चीज़ें मैंने वहाँ एक्सप्लेन कर रखी हैं, वो यहाँ नहीं दी हैं। दैट डज नॉट मीन कि उस पर क्वेश्चन नहीं आएगा। जब उन्होंने सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लिख दिया है तो दे कैन आस्क यू एनी क्वेश्चन विच इज रिलेटेड टू सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना है, और ये तभी पॉसिबल होगा जब आपने कॉन्सेप्चुअली बेसिक्स के साथ चीज़ों को पढ़ाई किया। अब देखिए, जब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आ गया, जब pH आ गया, जब आपको सॉल्यूशंस आ गया, तो भैया एसिड बेस्ड टाइट्रेशन को और इंडिकेटर को डाइल्यूट सोल्यूशन क्या हो गया? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और डाइल्यूट सोल्यूशन में बहुत कुछ चीज़ें आ जाती हैं, जैसे राउल्स लॉ, हेनरीज लॉ एंड देयर एप्लीकेशन। तो जो यहाँ पे मिसिंग था वो यहाँ पे ऐड कर दिया। तो दैट डज नॉट मीन कि नया टॉपिक ऐड कर दिया है, सिलेबस बढ़ा दिया है। सिलेबस पहले भी वही था, सिलेबस आज भी वही है। अगर आप आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हो तो आपको वो सारी चीज़ें पहले भी पढ़नी पड़ रही थी, बस मेंशन नहीं थी, आज भी वो पढ़नी पड़ेंगी, बस यहाँ मेंशन कर दी गई है, ठीक है। अब देखिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, गिब्स फेज रूल। यार जब आप फेज इक्विलिब्रिया पढ़ रहे हो तो फिर गिब्स फेज रूल तो आना पड़ेगा। फेज इक्विलिब्रिया, सिंगल एंड 2 कंपोनेंट डायग्राम, एवरीथिंग इज स्टिल द सेम। तीसरा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसमें भी बवाल मचा, सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नया डाल दिया। अरे भाई कुछ चेंज नहीं हुआ है, एलोबरेट किया। कंडक्टेंस एंड इट्स एप्लीकेशन, कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट एंड मोलार कंडक्टिविटी एंड देयर प्रॉपर्टी, कॉलर-रॉसेस लॉ। भाई अगर आप मोलार कंडक्टिविटी, कॉलर-रॉसेस लॉ पढ़ रहे हो ना, ये एक ऐसा पार्ट होता है जिसमें ट्रांसपोर्ट नंबर भी आ जाएगा, आयनिक मोबिलिटी भी आ जाएगा, डिबाय-ऑन-सेगर थियरी भी आ जाएगी, इसका इक्वेशन भी आ जाएगा, एक्टिविटी आ जाएगा, आयनिक एक्टिविटी अपना आई कैलकुलेट करते हैं, आयनिक स्ट्रेंथ आ जाएगा। आप देखो यहाँ आयनिक स्ट्रेंथ मेंशन नहीं है, पर क्वेश्चन आते हैं। एक्टिविटी कोएफिशिएंट मेंशन नहीं है, क्वेश्चन आते हैं। तो यू कैन नॉट राइट द एंटायर इंडेक्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो दे हैव मेंशन ना कि ये चीज़ें हैं आपको पढ़नी है, कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट, मोलार कंडक्टिविटी, प्रॉपर्टीज, एप्लीकेशन, कॉलर-रॉसेस लॉ, इससे रिलेटेड आपको सब आना चाहिए। उसके बाद डिबाय-हक्केल-ऑन-सेगर इक्वेशन, आयनिक वेलोसिटीज, मोबिलिटीज, ट्रांसफरेंस नंबर जो पहले नहीं मेंशन थे वो अब यहाँ पे मेंशन कर दिए। जैसे मोबिलिटीज, आयनिक वेलोसिटीज यहाँ मेंशन नहीं था कहीं पे, देखो देख रहे हो, यहाँ मेंशन नहीं था, वो मेंशन कर दिया। पर पढ़ते तो पहले के बच्चे भी थे, पहले के जो IIT हम क्वालिफाई करके गए उन्होंने भी ये सब सारी चीज़ें पढ़ी हैं। तो उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ कंडक्टेंस, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ फैराडेज लॉ, पहले कहीं फैराडेज लॉ को मेंशन नहीं किया गया था, तो बच्चे पढ़ते नहीं थे, अरे सर फैराडेज लॉ नहीं आता है, विद एंड विदाउट ट्रांसपेरेंट पढ़ के जाएंगे, पोलैरोग्राफी पढ़ के जाएंगे। अब उन्होंने मेंशन कर दिया, पढ़ना है।
आपको सब पढ़ना है। फिर उसके बाद में एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इन मेटलर्जी एंड इंडस्ट्री, इलेक्ट्रोमेट्रिक फोर्स, नस्ट इक्वेशन, स्टैंडर्ड, सब तो वही है, कुछ चेंज हुआ है। तो फालतू में जो लोग रायता फैला रहे हैं ना, फालतू में जो अपनी दुकानें सेक रहे हैं, ये सब दूर रहो, स्टे अवे फ्रॉम ऑल दिस। आपको अभी भी उतना ही पढ़ना है, जितना मैक्सिमम हो सकता है उतना पढ़िए। टॉपिक्स आपके सामने हैं, बुक्स आप सबको पता है। डू नॉट गेट ट्रैप्ड इनटू ऑल दिस स्टफ जो चल रहा है, ठीक है। डरो मत, कुछ नहीं बदला है, सिर्फ एलोबरेट कर दिया गया है। कहानी में जो किरदार नहीं थे उनके नाम डाल दिए जो हिडन थे अब तक, ठीक है। सिमिलर काइनेटिक्स के साथ हुआ। पहले काइनेटिक्स का सिलेबस सिर्फ इतना सा था, अब काइनेटिक्स का सिलेबस इतना हो गया तो बच्चों को डर लगने लग गया। सर नए टॉपिक्स ऐड हो गए, अरे कैसे होंगे। मेरे को एक बात बताओ, काइनेटिक्स शुरू कहाँ से होती है? ऑर्डर, मॉलिक्यूलैरिटी, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटेड फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, है ना, जीरोथ लॉ, हाफ लाइफ टाइम, T4, 3/4, यही सब पढ़ते हो। अब उन्होंने वो मेंशन कर दिया ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। क्या ये बताने की ज़रूरत है काइनेटिक्स में? मतलब बाय डिफ़ॉल्ट ये तो 11th-12th में पढ़ाया जाता है। पहले नहीं लिखते थे तो बच्चे रोते थे, अब लिख दिया उन्होंने तो भी रो रहे हैं। क्यों? क्योंकि सिलेबस बढ़ा दिया। डिफरेंशियल एंड इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ एक्सप्रेशन, बेसिक आइडिया ऑफ इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। देखो यहाँ फिर से आ गया, तो जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट यहाँ हटाया वो उसके बिना तो अब चल ही नहीं सकते। हाँ, क्वेश्चंस में भी ना आएंगे, बट उसकी ज़रूरत तो हर जगह पढ़ने वाली है। काइनेटिक्स ऑफ अपोजिंग, पैरेलल, कॉन्सिक्यूटिव, स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन, चेन रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, ये सब टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट, स्पेसिफिसिटी, सेलेक्टिविटी, मैकेनिज्म ऑफ, ये सब पढ़ाया जाता है। अब काइनेटिक्स का मैंने एक एंटायर यूट्यूब पे फ्री कोर्स बना रखा है, एंटायर यूट्यूब पे फ्री कोर्स। उसमें मैक्सिमम चीज़ें यहाँ से कवर कर रखी हैं मैंने, मैक्सिमम चीज़ें। कुछ कुछ में भी 1-2 टॉपिक्स कवर ना हो, बट मैक्सिमम चीज़ें आपको कवर कर रखी हैं, आप वहाँ से देख सकते हो। दूसरा देखिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर मैंने अभी तक नहीं पढ़ाया है, पर सॉलिड स्टेट मेरे ऐप पर अवेलेबल है, आप ऐप से पढ़ सकते हो। केमिकल एंड फेज इक्विलिब्रिया एंड आयोनिक इक्विलिब्रिया, सोल्यूशन कॉलिगेटिव, ये पूरा पार्ट मेरे ऐप पे अवेलेबल है, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। ये सब आपको ऐप से मिल जाएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मेरे यूट्यूब पर अवेलेबल है मैक्सिमम, लेवल 1 मतलब जो लोअर लेवल की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वो मैक्सिमम अवेलेबल है। कुछ कुछ टॉपिक्स यहाँ से मिसिंग है, वो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। समझ में आ रहा है? अब केमिकल काइनेटिक्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, यूट्यूब पे है। एडजॉर्प्शन, सरफेस केमिस्ट्री जिसे कहते हैं, उसमें भी कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं आया, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेम है। स्पेक्ट्रोस्कोपी भी ऑलमोस्ट सेम है, कोई चेंजेस नहीं आया क्योंकि एलोबरेट नहीं। तो एज सच फिजिकल केमिस्ट्री के सिलेबस में एडिशन हुआ है, पर वो एडिशन ऐसा नहीं है कि जो आज तक आपने देखा ही ना हो, या वो एडिशन ऐसा नहीं है कि जो डायरेक्ट नया कहीं मंगल ग्रह की केमिस्ट्री ला के डाल दी है। सब कुछ वही है, सिर्फ एलोबरेटेड है। सेल्फ स्टडी करने वाले स्टूडेंट को इससे ज़्यादा फ़ायदा होगा, उसे ज़्यादा पता होगा कि डिफाइंड, प्रॉपरली डिफाइंड सिलेबस क्या है, क्या क्या मुझे पढ़ना है और कहाँ कहाँ तक पढ़ना है। मैं अभी भी कहूँगा कि ये सिलेबस अभी भी बहुत सारी चीज़ें इसमें से मिसिंग है, जैसे मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी के बारे में चीज़ें नहीं डाली हुई हैं यहाँ पे। फिर वो डाइल्यूशन ऑफ एसिड, मिक्सचर ऑफ 2 एसिड बेस, जो हम केमिकल आयोनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं, तो वो चीज़ें अभी भी यहाँ पे मिसिंग है, पर वो आपको बाय डिफ़ॉल्ट पढ़नी पड़ेगी। बात करते हैं ऑर्गेनिक के सिलेबस की। सी ऑर्गेनिक के सिलेबस में एज सच मुझे नहीं लगता बहुत बड़ा डिफरेंस आया है, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो आप वैसे भी पढ़ते थे, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे भी पढ़ रहे हो। तो अगर आप देखिएगा क्या एडिशन हुआ है, सिर्फ पॉलीसाइक्लिक ये वाला एक पार्ट है जो मुझे लग रहा है ऐड हुआ है, ठीक है। बाकी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेम है। अब एक और बड़ी बात, GOC जो आप पढ़ते हो, जितना यहाँ मैंशनड है, क्या सिर्फ आप उतना ही पढ़ते हो? जी नहीं, पढ़ते तो आप बहुत सारी चीज़ें। यहाँ पे तो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स के बारे में लिख दिया, वो भी कौन सा, रेजोनेंस, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर उसके बाद डायरेक्ट स्टेरिक इफेक्ट्स एंड इट्स एप्लीकेशन, फिर डायरेक्ट स्टार्ट हो जाती है स्टीरियो केमिस्ट्री। तो यार पढ़ना अभी भी वही है, सिलेबस में कोई डिफरेंस नहीं है। ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म एंड सिंथेटिक एप्लीकेशन में भी अगर आप देखिएगा, एज सच कोई मेजर 1-2 टॉपिक्स अगर यहाँ वहाँ शफल किए होंगे। सी आई कैनॉट गिव यू ए प्रॉपर एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिकॉज आई डोंट टीच ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। बट अगर आप देखोगे, रीड करके भी अगर आप देखो, देयर इज नॉट मच डिफरेंस। ऑल दी रिएक्शन मैकेनिज्म्स जो हम पहले पढ़ते थे, मेन रिएक्शन मैकेनिज्म्स, कार्बोनाइन, फ्री रेडिकल, कार्बिन, नाइट्रोजन, बेंजाइन, ये सारे आपको यहाँ पर भी देखेंगे। नाइट्रीन्स, बेंजाइंस, कार्बोकटायन, कार्बोनाइन, फ्री रेडिकल, हॉफमैन, ये सब कुछ, रेमेटेमैन रिएक्शन, माइकल्स रिएक्शन, सब कुछ मिलेगा। नो मच चेंज। अगर होगा भी तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 19-20 हुआ होगा, और वो ऐसा हुआ होगा जो आप पढ़ते थे, बस यहाँ मेंशन नहीं था, ठीक है। इसके बाद अगर देखिएगा क्वालिटेटिव एनालिसिस, ऑर्गेनिक एनालिसिस, जिसमें आप वही UV, IR, NMR, HMR पढ़ते थे, सब कुछ सेम है, नॉट मच चेंज, सिर्फ एवरीथिंग रिमेन्स सेम, ठीक है। उसके बाद में नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट्री, नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट्री मुझे लग रहा है अभी भी वही है। एरोमेटिक एंड हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री, एरोमेटिक एंड हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री में अगर आप देखिएगा, यहाँ भी मोनोसाइक्लिक, बाईसाइक्लिक, ट्राईसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पढ़ते थे, यहाँ पे भी मोनो, बाय, ट्राई पढ़ रहे हो। यहाँ पे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बाद मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स विद 1 हेट्रो, सिंथेटिक रिएक्टिविटी एंड प्रॉपर्टीज, 1 हेट्रो। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यार ये ऐड किया है। डू यू थिंक दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी न्यू?
इज दिस वेरी न्यू? इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये तो हम लोगों ने SN1 SN2 से ही पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। तो दिस इज़ नॉट न्यू, और ये नेट या गेट लेवल का कोई सिलेबस नहीं है, ये ऐसा सिलेबस था जो हर बच्चा पढ़ रहा था, बट एज सच वो स्पेसिफिकली मेंशन नहीं था सिलेबस के अंदर, बट बाय डिफॉल्ट पढ़ना पड़ रहा था वो। तो नॉट मच चेंज, आई डोंट पर्सनली फील कि देयर इज अ ह्यूज ट्रेमेंडस चेंज। इनऑर्गेनिक की भी अगर मैं बात करूँ, देखिए पहले पीरियोडिक टेबल पढ़ाया जाता था, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट प्रॉपर्टीज, जनरल मेथड, आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, अभी भी वही है। हाँ, पहले केमिकल बॉन्डिंग एंड शेप्स ऑफ कंपाउंड था। अब देखिए डिफरेंस, बच्चों को जो मेरे पास जो मैसेजेस आए, सर केमिकल बॉन्डिंग तो बहुत बड़ा कर दिया, नया नया ऐड कर दिया। कुछ नया ऐड नहीं किया, ट्रस्ट मी, कुछ नया ऐड नहीं किया। ये वो टॉपिक्स हैं जो भी टीचर अगर आपको केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाएगा, बाय डिफ़ॉल्ट उसे भी ये सारी चीज़ें पढ़ानी पड़ेंगी। बस अब तक इनके नाम नहीं थे, अब इनके नाम आ गए। जैसे टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग में स्टार्ट आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड से होता है। VSEPR थ्योरी जो अभी यहाँ लास्ट में दे दी है, ठीक है। शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल हम तो दुनिया भर के मॉलिक्यूल पढ़ाते थे, लीनियर, ट्राइगोनल, पिरामिडल, ट्राइगोनल, फिर प्लेनर, फिर टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, दुनिया भर के मॉलिक्यूल्स पढ़ाते थे। हाइब्रिडाइजेशन को भी हम कवर करते थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, उसमें पोलैरिटी आएगी नहीं आएगी, लोन पेयर कहाँ जाएगा, सब हम करते थे। डायपोल मोमेंट भी हम पढ़ते थे। आयनिक सॉलिड, स्ट्रक्चर ऑफ NaCl सीजियम को, ये देखो ये तो हमने सॉलिड स्टेट में पढ़ा है, ये तो सॉलिड स्टेट में पढ़ा है। लैटिस एनर्जी, अरे बॉर्न-लैंडे इक्वेशन। अब देखो मैं आपको एक ब्यूटीफुल चीज़ बताता हूँ, अगर आप सॉलिड स्टेट का डेफिनेशन यहाँ देखिएगा, यहाँ पे ब्रैग्स लॉ जरूर दिया है। बॉर्न-लैंडे इक्वेशन के बारे में कहीं बताया है क्या? नए सिलेबस में देख लीजिए, कहीं बॉर्न-लैंडे इक्वेशन के बारे में बताया है क्या? नहीं, एज सच स्पेसिफिकली कहीं लिखा नहीं है बॉर्न-लैंडे इक्वेशन। और ना पहले लिखा था, पहले अगर आप सॉलिड स्टेट देखोगे सिर्फ लैटिस एनर्जी लिखा था, बॉर्न-हेबर साइकिल लिखा था, बॉर्न-लैंडे इक्वेशन तो था ही नहीं। फिर भी मैक्सिमम क्वेश्चन बॉर्न-लैंडे इक्वेशन पे आते थे, तो अभी भी आएंगे, इवन तो मेंशन नहीं है, अभी भी आएंगे। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि चीज़ें क्या चल रही है। तो कोई मेजर चेंज नहीं आया है, ये सब बकवास की बातों में मत पड़ना। केमिकल बॉन्डिंग में आप अगर चेंजेस देखेंगे तो क्या आया है? आयोनिक सॉलिड, पैकिंग इन आयोनिक क्रिस्टल, रेडियस रेशियो रूल, बॉर्न-लैंड, अरे ये बॉर्न-लैंडे इक्वेशन तो नए सिलेबस में सॉलिड में होना चाहिए था, सॉलिड में है नहीं बॉर्न-लैंडे इक्वेशन, पर केमिकल बॉन्डिंग में डाल दिया है। तो बताओ क्या बोलूँ मैं इसको? ये बॉर्न-लैंडे इक्वेशन इनऑर्गेनिक में पढ़ाया जाता है कि फिजिकल में पढ़ाया जाता है? डेरिवेशन फिजिकल में है, पर फिजिकल के सॉलिड स्टेट में दिया नहीं है, इनऑर्गेनिक के केमिकल बॉन्डिंग में डाल दिया इसको। मतलब पढ़ना है, अब वो क्वेश्चन आएगा तो उसे ये नहीं कह सकते ये फिजिकल का है कि कहाँ का है। उसके बाद में देखिएगा मेडुलन कांस्टेंट, ये भी वहीं पढ़ाया जाता है। बॉर्न-हेबर साइकिल, सॉल्वेशन एनर्जी, पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजेबिलिटी, फजांस रूल, ये पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजिंग पावर तो हम पीरियोडिक टेबल में भी पढ़ाते हैं, ठीक है। फजांस रूल, कोवेलेंट बॉन्ड, लिविस स्ट्रक्चर, वैलेंस बॉन्ड, देखो वैलेंस बॉन्ड थियरी, हाइब्रिडाइजेशन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, ये सारे वर्ड, मल्टीपल बॉन्डिंग, डेल्टा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, डेल्टा बॉन्ड हम लोगों ने पढ़ा ही है। फिर उसके बाद में बॉन्ड लेंथ, वैन डर वाल्स फोर्सेस। अच्छा, अब एक अमेजिंग चीज़ और बताता हूँ, वैन डर वाल्स फोर्सेस, आयन डायपोल फोर्स, डायपोल डायपोल इंटरैक्शन, इंड्यूस डायपोल इंटरैक्शन, इंस्टेंटेनियस डायपोल डायपोल इंटरैक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आपको पता है ये आपने कहाँ पढ़ा है? स्टेट्स ऑफ मैटर 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड में, पर अब कहाँ पढ़ रहे हो? केमिकल बॉन्डिंग में। तो इज देयर समथिंग न्यू? ये सारी चीज़ें क्या पहले मेंशन थी यहाँ पे? यहाँ केमिकल बॉन्डिंग में मेंशन थी, पर ये पढ़ते थे ना, ये तो हम पढ़ते आए हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो प्लीज़ एक बार NCERT पढ़ लो। आपका 11th-12th का 50% सिलेबस वहाँ आ रहा है। ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो 50% 11th-12th के थे। तो ये पूरा पार्ट जो आप देख रहे हो, ये मैंने बच्चों को पढ़ाया। ये सारी चीज़ें स्टेट्स ऑफ मैटर में आपको देखने मिलेंगी। ये सारी चीज़ें स्टेट्स ऑफ मैटर में गैसियस स्टेट पढ़ते समय हम इसको पढ़ाते हैं स्टार्टिंग में 11th-12th स्टैंडर्ड में। फिर उसके बाद सॉल्युबिलिटी, एनर्जेटिक सॉल्यूशन, डायपोल, डबल बॉन्ड, डायपोल मोमेंट, मॉलिक्यूलर पोलराइजेशन, अरे ये तो पहले भी दे दिया। VSEPR थियरी, आई डोंट फाइंड एनीथिंग न्यू, एवरीथिंग इज सेम, बस पहले शॉर्ट एंड स्वीट था, अब उसी को एक्सपांड कर दिया गया। आगे देखते हैं लास्ट पार्ट, दैट इज मेन ग्रुप एलिमेंट SNP ब्लॉक। वही SNP ब्लॉक जो 2 लाइन में ख़त्म किया था, इस बार IIT रुड़की ने बोला भैया हम तुमको डिटेल में बता देंगे क्या पढ़ना है, पढ़ो। आप बहुत रोते थे क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, अब आप पढ़ लो, इतना सारा है। जनरल कॉन्सेप्ट दिया था, अब उन्होंने पहले जनरल कॉन्सेप्ट दे दिया, अब उन्होंने उसी जनरल कॉन्सेप्ट को इलाबोरेट कर दिया, ठीक है। ग्रुप रिलेशनशिप एंड डिग्रेडेशन इन दी प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड इन्वॉल्विंग मेन ग्रुप। अब स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, अरे बोरेन्स की बात कर रहे हैं, उसी चीज़ को इन्होंने यहाँ पे डिटेल में बता दिया है। सी ग्रेडिएशन इन प्रॉपर्टीज ऑफ मेन ग्रुप, इनर्ट पेयर इफेक्ट, सिंथेसिस, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ डाइबोरेन, अमोनिया, सिलेन, फॉस्फीन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड, जो मेंशन नहीं थे। अरे बट जब कोई आपको ब्लॉक्स पढ़ाएगा तो ये सारी चीज़ें तो बाय डिफॉल्ट पढ़नी पड़ेंगी। गेटिंग माय पॉइंट? एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इज दिस, ये लास्ट वाला पार्ट इनऑर्गेनिक का क्या है? ये ट्रांजिशन मेटल, कहने के लिए ट्रांजिशन मेटल है, बट इसके अंदर 3 टॉपिक्स आते हैं। पहले आता है डी ब्लॉक, दूसरा इसके अंदर आता है कोऑर्डिनेशन, और तीसरा इसके अंदर आ जाता है ऑर्गेनोमेटेलिक।
ऑर्गेनोमेटेलिक। अब सी देखिए, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री मैंने अपने ऐप पर पढ़ाना शुरू कर दिया है। मेरे ख्याल से कुछ 10 वीडियो मैंने उसके डाल दिए और इतना डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। अजय कुमार, रामालिंगम, ओपी टंडन की बुक्स में से सारा कंटेंट निकाल निकाल के मैंने इसके अंदर डाला है। आप एक बार मेरे ऐप को ज़रूर विजिट करिएगा, आपको यहाँ से फ़ायदा मिलेगा बहुत सारा। अब पढ़ना क्या क्या था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 3D एलिमेंट, उनके ऑक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड, सॉल्ट्स ऑफ फर्स्ट रॉक, ठीक है, ख़त्म, इतना ही 3D। फिर आती है आपकी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री स्टार्ट। यहाँ से आपकी हो जाती है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री स्टार्ट, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, स्ट्रक्चर, आइसोमरिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, वीबीटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, अप्रोचेस फॉर स्ट्रक्चर, कलर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। भाई इन्होंने सिर्फ कह दिया है, पर कोऑर्डिनेशन आप पढ़ने बैठोगे इतना वास्ट है, इसका आइसोमरिज्म ही अपने आप में बहुत वास्ट है। क्या अब सारा आइसोमरिज्म पढ़ना है? आइसोमरिज्म अगर आप अजय कुमार खोल के देखोगे इतना वास्ट है। आईयूपैक नोमेनक्लेचर नहीं दिया, पर बहुत सारे क्वेश्चन आईयूपैक नोमेनक्लेचर पे आते हैं, आइसोमरिज्म पे आते हैं। सीएफटी, यहाँ इन्होंने सिर्फ सीएफटी कह दिया है, और वो भी थियोरेटिकल अप्रोच। कौन सा? स्क्वायर प्लेनर, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, किसका पढ़ना है आपको? सब पढ़ना है। तो सी ये शॉर्ट एंड स्वीट सिलेबस था, उसी को यहाँ इन्होंने अब क्या कर दिया है, एक्सपांड। अच्छा, उसके बाद यहाँ से अगर आप स्टार्ट करोगे तो देखो ऑर्गेनोमेटेलिक शुरू हो गया। ऑर्गेनोमेटल कंपाउंड हैविंग लिगेंड विद बैक बॉन्डिंग कैपेबिलिटी सच एज मेटल, कार्बोनिल, कार्बीन, नाइट्रोसिल, मेटलोसिन। मेटलोसिन पूरा पढ़ना है। होमोजीनियस, अब होमोजीनियस कैटालिसिस ही अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ये खुद ही बहुत बड़ा टॉपिक है। होमोजीनियस कैटालिसिस में दुनिया भर की साइकिल आ जाती हैं। अब मेंशन किए गया कौन सी साइकिल पढ़नी है, तो मैक्सिमम जितनी हो सकती है उतनी पढ़िए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखिए, उसमें से हिसाब लगाइए कितनी कितनी आती है, कितनी कितनी नहीं आती है। तो यहाँ आपको एक टीचर की मतलब कहते हैं ना, हेल्प की बहुत ज़रूरत पड़ती है। और प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो होमोजीनियस कैटालिसिस में मैं जाने पता नहीं क्या क्या पढ़ सकता हूँ। इसके क्वेश्चन तो नेट में बहुत आते हैं, कपलिंग वाले रिएक्शंस आते हैं, फिर दुनिया भर के इसके अंदर विल्किंसन कैटालिसिस की साइकिल आ जाती है, दुनिया भर की कैटालिसिस साइकिल है। आप क्या क्या पढ़ोगे, तो आपको इसके लिए पेपर एनालिसिस करना पड़ेगा। तो आई डोंट थिंक सो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस इन इनऑर्गेनिक एज वेल। सम हिडन टॉपिक्स आर जस्ट एडेड। क्लियर है? जैसे यहाँ देख लीजिए, डी ब्लॉक, ऑक्साइड, वीबीटी, ऑर्गेनोमेटेलिक, देखो सब कुछ सेम है, नो चेंजेस। उसके बाद आते हैं बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सी एवरीथिंग रिमेन सेम। इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस, एवरीथिंग रिमेन सेम। एनालिटिकल केमिस्ट्री, बहुत सारे बच्चों का ये भी कहना है सर आपके जैम के पेपर में तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री नहीं आती, क्यों पढ़े? किसने कहा न्यूक्लियर नहीं आती भैया? एनालिटिकल केमिस्ट्री देखिए आप, उस पहले का सिलेबस देखिए एनालिटिकल का। प्रिंसिपल एंड क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस बच्चे नहीं पढ़ते हैं, इसको एनालिटिकल को छोड़ देते हैं। एसिड बेस्ड ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, कंडक्टोमेट्री, पोटेंशियोमेट्री, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन यूजिंग ईडीटीए, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, यूज ऑफ इंडिकेटर, यूज ऑफ ऑर्गेनिक रिएजेंट, न्यूक्लियर रिएक्शन, रेडियो एक्टिविटी, एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप। ये कौन सा पार्ट है न्यूक्लियर केमिस्ट्री का? तो क्या सिर्फ 3 टॉपिक पढ़ के जाओगे? लैम्डा के बारे में क्वेश्चंस आते हैं, हाफ लाइफ टाइम के क्वेश्चंस आते हैं, इसके अंदर बाइंडिंग एनर्जी के क्वेश्चंस आते हैं, मास इफेक्ट के क्वेश्चंस आते हैं। मेंशन नहीं है पर पढ़ना है। रेडियो एक्टिविटी में वो सब कुछ आ जाता है। अब उसी चीज़ को इस साल के सिलेबस में देखिएगा। अब देखिए प्रिंसिपल ऑफ क्वालिटेटिव ऑक्सीजन, सब यूज ऑफ ऑर्गेनिक, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर रिएक्शन, एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप। अब मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ एरर एनालिसिस, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी थियरी। इस साल मैथमेटिक्स का सिलेबस कैंसल्ड है, बट अनफॉर्चुनेटली भला ही नहीं है, बट एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी थियरी वैसे भी आने वाली है। तो थोड़ा बहुत तो आपको पढ़ना ही है। तो कहने के लिए हम कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स को एच से हटा दिया गया है, बट कहीं ना कहीं फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उसकी ज़रूरत पड़ने वाली। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर कोई मुझसे पूछे इस साल का आपका रिव्यू क्या है पेपर इसके बारे में, तो मैं इतना ही कहूँगा कि पेपर में एच से चेंज नहीं हुआ है, उसको काफ़ी डिफाइंड तरीके से सिलेबस को दे दिया गया है। जो बच्चा बीएससी में है वो गेट की तैयारी करने ही वाला है, तो उसे गेट लेवल तक का तो पढ़ना ही पड़ेगा, एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स पढ़ने ही पड़ेंगे। तो आप ये एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते मुझे कि सर सिलेबस नेट लेवल का, गेट लेवल का डाल दिया, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे। डिफ़िकल्टी लेवल वैसे भी बढ़ने वाली है, क्योंकि जिस हिसाब से कॉम्पिटिटिव नेचर बढ़ रहा है, लोग अवेयर हो रहे हैं, कंपटीशन बढ़ रहा है, सीट्स उतनी ही हैं, लोग ज़्यादा फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो पेपर पैटर्न डिफिकल्ट हर साल बनने ही वाला। उसको आप ये नहीं कह सकते कि वो गेट और नेट लेवल का हो गया एकदम। कोई क्वेश्चन पे स्टैंप नहीं लगी होती है कि ये नेट का, ये गेट का या ये जैम का क्वेश्चन होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से जितने भी जो मिसकंसेप्शंस फैले हुए हैं ये सब दूर होंगे, और आप डरो मत। आपका काम है पढ़ाई करना, चुपचाप बैठ के ईमानदारी से अपनी पढ़ाई करो, ठीक है। ऐप पे बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे कोर्सेज मैंने लॉन्च कर दिए हैं। सॉलिड चला गया है, सोल्यूशन मेरा ऑलमोस्ट पढ़ा के कंप्लीट हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया, सोल्यूशन मेरा पढ़ा के कंप्लीट थ्योरी आपको मिल जाएगी। एसिड बेस तक मैंने पढ़ा दिया है। जो अब बच्चे बोलते हैं एसिड बेस तो जैम में नहीं है, अरे भाई पर एसिड बेस को पढ़े बिना तुम केमिकल इक्विलिब्रियम, आयोनिक इक्विलिब्रियम, कंडक्टोमेट्रिक, पोटेंशियोमेट्रिक, ये सारी चीज़ें कैसे पढ़ोगे? तो इसका तो ऑर्गेनिक में एप्लीकेशन होता है। मेरा
इक्विलिब्रियम हो गया है पढ़ा के, केमिकल इक्विलिब्रियम मेरा पढ़ा के हो गया है, आयोनिक इक्विलिब्रियम मेरा चल रहा है, मोल कॉन्सेप्ट मेरा रनिंग में है, मोल कॉन्सेप्ट मैं पढ़ा रहा हूँ, 20 वीडियो मैंने बना दिए हैं इसके, केमिकल कंप्लीट हो गया, आयोनिक मेरा ऑलमोस्ट आधा हो गया। इसके अलावा अब जब मैं वीडियो बना रहा हूँ मैं तब की बात कर रहा हूँ, इसके अलावा मैं पढ़ा रहा हूँ आपको कोऑर्डिनेशन मेरा पढ़ा के हो गया। तो आने वाले टाइम में आपको मैं कुछ और नए टॉपिक डाल दूंगा। प्लीज़ इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और अब तक अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज़ ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, जाइए और देखिए मैंने क्या क्या कोर्सेज बनाए हुए हैं। और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होती है ऐप से रिलेटेड या कहीं कुछ डाउट है या अमाउंट को लेके कोई प्रॉब्लम है या कुछ है, तो ऐप पे आप मुझे वहाँ मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे आपके पास चैट बॉक्स आएगा, आप चैट बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हैं एंड वी कैन फिगर आउट थिंग्स। ठीक है, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड आई होप आप पढ़ाई कर रहे हैं और अच्छे से हैं, सेफ हैं, मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बाय बाय, टेक केयर।